हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आ गया हूं हमारा नया वीडियो। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि एमपीपीएससी की जो नई वैकेंसी 2024 आ गई है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो। नई जो वैकेंसी आई है इसके हिसाब में सिलेबस चेंज होने वाला है या नहीं, और पिछली जो प्री हुई है इसमें क्या कट ऑफ रहेगा। ऐसे सारे सब्जेक्ट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ से एनालिसिस करने वाले हैं कि 2023 का जो पेपर रहा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कहां से पूछे गए, क्यों, उनका आधार क्या था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और आप सबको इस नव वर्ष की जो 2024 आज से शुरू हो रहा है इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। और मैं मन से ये प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री गणेश से कि इस साल आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस साल आप काम करें और आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज हमें करना है डिस्कस वो है शेड्यूल। हमारी एमपीपीएससी ने शेड्यूल डाल दिया है कि 28 अप्रैल 2024 को एमपीपीएससी प्री नाम का एग्जाम लेने वाला है, या प्री एग्जाम जो प्राथमिक एग्जाम है वो लेने वाला है। ये एग्जाम शेड्यूल हमें ये बात को सिद्ध करता है कि जिन लोगों का मोरल डाउन है, जिन लोगों की क्षमता में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि सर ये प्री का पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, कम अच्छा रहा है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2-4 साल में पहली बार ऐसा होने लगा है कि एमपीपीएससी अपना शेड्यूल बनाए और उस शेड्यूल को फॉलो करे। अब ऐसा दौर फिर से आ रहा है कि एग्जाम प्री आ गई है, फिर से मेंस होने वाला है और सारे के सारे रिजल्ट धीरे धीरे आने लगे हैं। तो ऐसे बच्चे जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके साथ हूं, भगवान आप सबके साथ है। इस 2024 में सारे अगर चीजें शेड्यूल के साथ हुई तो इस अगली परीक्षा में आपका जरूर सिलेक्शन होगा। एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतर रणनीति के साथ हम सब लोग काम करेंगे। और ये वो दौर है जब बार बार आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसियां इस 5-6 महीने में आने वाली हैं। बिल्कुल विचार मत कीजिए, बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगर किसी कारण से आपका पिछला प्री अच्छा नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके सामने फिर से एक प्री तैयार है, तारीख आ चुकी है, कैलेंडर तैयार है, सारी चीजें इस तारीख को होने वाली हैं। हमें सारी शक्ति जो है वो इस तारीख के लिए बचा कर रखनी है। कोई दुख की बात नहीं है, सामने प्री है। आइए शुरू करते हैं इस प्री के लिए स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो इस बार के पेपर में होने जो एडवर्टाइजमेंट आया उसमें जो मुझे लगी, आयोग ने एक पॉइंट ऐड किया है। पेज नंबर 2 जो उस नोटिफिकेशन का है उसमें जो चौथा पॉइंट है, उस चौथे पॉइंट में दर्शाया गया है कि एमपीपीएससी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो सिलेबस के रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिए ये बात। क्या एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो रहा है? आंसर है हाँ, एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है। लेकिन मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं कि इस पीएससी 2024 की प्री से ये लागू होगा या अगली प्री से लागू होगा। मैं आपको बता रहा हूं, एमपीपीएससी एक समिति गठित कर चुका है जो कि पेज नंबर 2 के पॉइंट नंबर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह समिति अगर सिफारिश करती है कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज किया जाए तो मध्यावधि मतलब इस 2024 की पीएससी के लिए भी, अर्थात 2024 में भी सिलेबस चेंज हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ आगे हमारा सिलेबस जरूर चेंज होगा। वर्तमान स्थितियों के अनुकूल हो जाएगा सिलेबस। बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन उसमें आने वाले हैं। और ये इशारा एमपीपीएससी पिछले साल आयोजित किए गए सम्मेलन से ही दे चुका है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पिछले साल जितने भी राज्य हैं उन सब पीएससीज का लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था और वहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा था
कि हमारे सिलेबस को हम चेंज करने वाले हैं। तब से ही ये प्रक्रियाधीन है और मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस जल्द ही चेंज होने वाला है, लेकिन ये 2024 पर अप्लाई हो इसकी संभावनाएं कम हैं। आप अभी अपना जो सिलेबस दिया हुआ है आयोग द्वारा इसी पर फोकस करेंगे, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम समय बचा है हमारे पास, केवल 4 महीने हैं। इन 4 महीने में खूब सारी तैयारी करनी है। जो चेंज आएगा वो इतना बड़ा चेंज नहीं आने वाला है कि हमारी तैयारी का दिशा ही हमें पता ना हो। आप सबको दिशा पता है कि हमारी तैयारी की दिशा कौन सी है, हमें क्या करना है, और इसी पर फोकस करेगा आज का ये पूरा वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस चेंज होने वाला है, लेकिन 2024 में होगा या 25 में होगा, 25 की प्री के लिए होगा, ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्री, अब भी कुछ समय पहले 17 दिसंबर को 2023 का एमपीपीएससी प्री आयोजित किया गया था और इसका कट ऑफ क्या होगा इससे रिलेटेड 50 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मैं भी आप सबके सामने यही डिस्कस करने वाला था, लेकिन मेरा मन नहीं है, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आपको दिशा तो देनी ही है, आगे आपकी पढ़ाई की दिशा क्या हो, इसलिए शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के वे सभी छात्र, अब इसमें ऑटोमेटिकली जो जनरल वाले स्टूडेंट जिनके पास 10% वाला जो ईडब्ल्यूएस वाला कार्ड है वो भी सम्मिलित हैं। ऐसे ओबीसी और जनरल स्टूडेंट जिनका 75 नंबर आ रहा है, ध्यान रखिए, ओबीसी और जनरल के ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका 75 नंबर इस आंसर की से आ रहा है, वे सब बिना संकोच किए, किसी से पूछे बिना मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। और एसटी और एससी कैटेगरी के वे सभी स्टूडेंट जिनका 71 नंबर आ रहा है, इस नंबर से ज़्यादा या इतना नंबर अगर उनको आ रहा है तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लड़के और लड़कियों के कट ऑफ में बहुत डिफरेंस आजकल नहीं रहता है। अगर आपको ये नंबर मिल रहा है, आ रहा है, तो निसंकोच आप मेंस की तैयारी करेंगे। आप लोग प्री के मायाजाल में फिर से नहीं फंसने हैं, आपको नहीं परेशान होना है। आप आंख मीच करके मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि कुछ ही समय, मार्च में ही मेंस एग्जाम हो जाने वाला है। इन फालतू की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है कि चुनाव है, फलाना है, ढिमका है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोग अपनी क्रिया को संचालित करता रहेगा और ये आपके लिए हक में भी है कि एक निश्चित समय पर निश्चित शेड्यूल के साथ परीक्षाएं होती रहें। आ जाते हैं फिर से ऐसे ओबीसी और जनरल स्टूडेंट जिनको 75 नंबर आ रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ऐसे एसटी एससी के स्टूडेंट जिनको 71 नंबर आ रहा है वो मेंस की तैयारी करें। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिनको इससे कम नंबर आ रहा है वो डायलेमा में रहकर अपना टाइम खराब नहीं करें, डायलेमा में नहीं रहना है। आप लोग प्री कम मेंस की तैयारी करना शुरू करें। कैसे करेंगे उस पर आ जाते हैं। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको मेंस की तैयारी करनी है, जिनका 75 या 71 से ज़्यादा हैं, वो सबसे पहले ऐसे पेपर से शुरू करें जो थोड़ा टफ पड़ता है। और आज की तारीख में सबसे टफ पेपर अगर कोई पढ़ता है तो वे पेपर 3 है। मेंस का जो पेपर 3 है वो थोड़ा टफ पड़ता है। यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें और एक निश्चित शेड्यूल बना लें कि इतने दिन के अंदर अंदर मुझे पेपर 3 खत्म करना है। मैं खुद इस पेपर की तैयारी आप सब लोगों को करवाने वाला हूं, जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे वो प्री और मेंस दोनों के लिए रहेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। हम स्टार्टिंग में पेपर 3 पर फोकस करते हुए पूरा थर्ड पेपर का सिलेबस कवर करने वाले हैं। यूनिट वाइज पूरी 10 यूनिट हम तीसरे पेपर की खत्म करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, जिनको 75, 73, 2, 1 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, वो प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए,
अगर आज से आपने प्री की तैयारी करना शुरू किया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि प्री का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आज से आप पढ़ते रहें। और अब भी हमने प्री की तैयारी की है। प्री की तैयारी के लिए अब जिन लोगों ने अभी 2023 का प्री दिया है या लगभग उसके लिए तैयारी की है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि केवल एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ लिया जा सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो प्री की तैयारी करने वाले हैं 2024 के लिए, वो प्री प्लस मेंस की तैयारी करेंगे। और प्री प्लस मेंस में आपको करना क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आपका जो टाइम है, जो शेड्यूल है, उसे 2 भागों में बांटने वाले हैं। आपको 2 घंटे 3 घंटे का जो टाइम है वो मेंस के लिए देना है। कितना समय देना है? 2 से 3 घंटे का समय। और ज़्यादातर जो टाइम है लगभग 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे आपको प्री पर फोकस करना है। अब करना क्या है हमें, उस पर आ जाते हैं। अब 2-3 घंटे में जो मेंस का पेपर पढ़ने वाले हैं उसमें ज़्यादातर कोशिश ऐसी यूनिट्स पढ़ने की कीजिएगा, या ऐसा एक पेपर, कोई सा भी एक पेपर उठा लेना है। भले वो पेपर 3rd हो, भले वो पेपर 2nd हो या 1st हो, कोशिश करनी है कि पेपर 3rd उठाएं, क्योंकि पेपर 3rd का सिलेबस बहुत बड़ा है। जब हमारे पास हम प्री पास हो जाते हैं तो मेंस की तैयारी करने के लिए पेपर 3rd ही पूरा शेड्यूल गड़बड़ करता है। बाकी पेपर छोटे हैं, कवर हो जाते हैं। तो आप मेंस की तैयारी में कोशिश करें कि 3rd पेपर को अभी से निपटा कर रख लें। इस जनवरी के महीने में 2024 जनवरी में हम मेंस के 3rd पेपर को ख़त्म करके रखें, और फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में हम केवल और केवल प्री पर फोकस करने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अब प्री की तैयारी करेंगे वो भी मेंस के किसी न किसी एक पेपर को, मेरी इच्छा है कि आप लोग तीसरा पेपर करें क्योंकि वो टफ पड़ता है। अगर आपको कोई दूसरा पेपर तैयार करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक पूरा पेपर इस 1 महीने में, जनवरी के माह में निपटा कर रख लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। शॉर्ट में नोट्स अवेलेबल हों, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं उस पैटर्न के नोट्स अवेलेबल हो, सारी चीज़ें हमारी कॉपी में नोट डाउन हो, सारी चीज़ें हमें याद हो। प्री की तैयारी में क्या करना है आज से ही शुरू करें। एक भी दिन वेस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे लोग जो 1-2 दिन 4 दिन वेस्ट करें वो 15-20 दिन धीरे धीरे वेस्ट कर लेंगे। हमें आज ही इसी 1 सेकंड से हमारी प्री की तैयारी शुरू करनी है। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। आज से कोशिश करनी है कि उस टाइम को कम किया जाए और रोज एक शेड्यूल को फॉलो किया जाए कि रोजाना हम कम से कम 2 या 4 या 5 ऐसा एक शेड्यूल डिसाइड करें। कम से कम 5 टेबलें हमें रोज याद करनी है। किस चीज़ की टेबल याद करनी है? देखिए, हमें पता है कि एमपीपीएससी बहुत फिक्स क्वेश्चन देता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। अब ये तो सदा से रीति चली आ रही है कि एमपीपीएससी किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष जरूर पूछता है, और अगर हम इस स्थिति में भी, जब हमारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, उस टाइम पे भी ये ना समझें कि हमें सारे आयोगों के अध्यक्ष की लिस्ट याद करनी है, तो हमसे बड़ा फिर कौन होगा। कोशिश करनी है। देखिए, ये आपका काम नहीं है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं याद कराऊंगा आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक्स बना करके मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ याद कराने वाला हूँ। लेकिन आप फिर भी 5 टेबल रोजाना याद करेंगे, भले ही से वो राष्ट्रीय उद्यान वाली टेबल हो, भले ही से वो अधिनियम वाले की टेबल हो कि कौन सा अधिनियम किस वर्ष में किस तारीख को लागू हुआ, भले वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की टेबल हो, भले वो राज्यपाल की टेबल हो। आप रोजाना शेड्यूल बनाकर, तारीख लिखकर एक डायरी में नोट करते हुए रोज 5 टेबल याद करेंगे। मैं बोल रहा हूँ फिर से, याद करना है, पढ़ना नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। ज्ञान खूब भरा पड़ा है आप में, आप बहुत ज्ञानी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा नहीं निकल रही है। परीक्षा निकालने के लिए याद करना पड़ेगा। रोजाना 5 टेबल्स आपको याद करनी है।
कैसे याद करनी है मैं आज से ही शुरू करने वाला हूँ। छोटे छोटे 1-1 मिनट के वीडियोस होंगे जो आपको अलग अलग ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी टेबलें सिखाएंगे। आज से ही वो वीडियो शुरू कर देंगे, हम आज से ही अपलोड किए जाएंगे। तो 5 टेबलें हमें रोज याद कर लेनी है। और क्या करना है हमको, साथ में हमें रोजाना एक शेड्यूल बनाना है कि कम से कम 6 या 8 दिन के अंदर अंदर 1 यूनिट पढ़ना है। आज से ही शेड्यूल बना लीजिए। सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करते सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत परेशान होते हैं बच्चे, पता नहीं किस किताब को पढ़ते हैं, किस नोट्स को पढ़ते हैं। किसी और से पढ़ने की बजाय खुद को खुद गाइड करते सीखिए। आज से ही एनालिसिस करते सीखिए सिलेबस को। उस सिलेबस के आधार पर पिछली परीक्षा में आए प्रश्नों को एनालिसिस कीजिए। हर दिन हमारी जो स्टडी हो उसका आधा घंटा या 15-20 मिनट एनालिसिस पर खर्च हो। और जो बच्चे बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं वो थोड़ी सी पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आज से ही एनालिसिस शुरू करना है और शेड्यूल बनाकर 8 दिन का, हर 8 दिन में 1 यूनिट खत्म करना है। तो ऐसे हम 80 दिन का एक टारगेट सेट करें जिसमें हर यूनिट निपट जाएगी। उस यूनिट को पढ़ना कैसे है, उस यूनिट को 8 दिन के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। हर दिन सुबह उठ करके कम से कम 100 से 150 प्रश्न उस यूनिट के जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं लगाने हैं, ताकि आपका दिमाग समझने लगे कि इस यूनिट से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये जरूर करेंगे। तो 100 से 150 प्रश्न रोज लगाएंगे आप। 1 यूनिट जिसका भी आपने डिसीजन लिया है, मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि मैं कल से 9वीं यूनिट या आज से 9वीं यूनिट पढ़ना शुरू करूंगा, तो 9वीं यूनिट का पहला टॉपिक उठाइए, उससे रिलेटेड किसी टेस्ट पेपर में या कहीं से भी क्वेश्चन अरेंज कीजिए और उनके क्वेश्चंस में से 100 या 150 प्रश्न कीजिए, ताकि आपका दिमाग तैयार हो जाए कि इस यूनिट से प्रश्न कैसे आने हैं। देन आपको उसके हिसाब से सारे टेबल्स को, सारे डाटा को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से जो कंटेंट ऐसा हो जो तारीख वाइज होता है, जो साल वाइज होता है, जो एकदम फैक्चुअल होता है, उसको टेबल बना करके याद कर लेना है। ये डेली शेड्यूल आपको फॉलो करना है। तो अगले 2 से 2.5 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद की जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें क्वेश्चन की संख्या को हम बढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर संख्या बढ़ा देंगे हम। उसके बाद जब परीक्षा का टाइम आने वाला होगा तो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे हमें पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। तो ऐसे प्री की तैयारी हमें आगे करनी है। बहुत ध्यान से इस बात को रिवाइज कीजिए, याद रखिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, बिना एनालिसिस के कुछ मत पढ़िए। बिना एनालिसिस के पढ़ने वाले बच्चे 5 साल पढ़ने के बाद भी पास नहीं होते हैं। एकदम शुरुआत में क्वेश्चंस उठाइए, पिछली एग्जाम्स के नोट्स के या कहीं से भी क्वेश्चंस समझिए कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, फिर उसको पढ़ना है। देखिए, सोशल मीडिया खूब पढ़ा लेकिन वेब ब्राउज़र पूछ लिया तो हमें ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्योंकि हमने नहीं समझा था कि ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई। अब ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पहले एनालिसिस करें। स्वयं किसी और के एनालिसिस पे नहीं जाना है, खुद का एनालिसिस करो, 15-20 मिनट खर्च करो और रोज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। इसी शेड्यूल को जब 1 महीने तक फॉलो करोगे तो 5 टेबल के हिसाब से आपको 150 टेबल याद हो चुकी होगी, खूब सारा कंटेंट याद हो गया होगा और आप एक बहुत सशक्त स्टूडेंट की तरह सारी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। अभी किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आज की तारीख में किसी टेस्ट पेपर को, किसी कोचिंग में टेस्ट को ज्वाइन नहीं करना है। अभी हमें पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। हम समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी हो, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक शेर होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा, शेर होता है। शेर को शेर ही क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। शेर को शेर क्यों कहा जाता है? जबकि शेर से ज़्यादा ताकतवर हाथी होता है,
शेर से ज़्यादा ताकतवर गेंडा होता है। और भी जानवर हैं जो शेर से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी शेर को शेर क्यों कहा जाता है या शेर बनने के लिए क्यों कहा जाता है? हमारे माता पिता जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे पिता कहते थे मेरा शेर बच्चा है, तो हमें शेर क्यों कहा जाता था? आज इस बात को समझते हैं कि हमें शेर क्यों कहा जाता था। देखिए, शेर और बिल्ली में क्या डिफरेंस है या शेर और अन्य जानवरों में क्या डिफरेंस है, ये समझते हैं। देखिए, जब चीता को या बिल्ली को या किसी और जानवर को अपना शिकार करना होता है तो वो चुपके 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 अपने शिकार तक जाता है और एकदम से उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है और शिकार कर लेता है। जब दूसरे जानवर शिकार करते हैं तो शिकार हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50%। मतलब 50% केस में जानवर शिकार कर लेते हैं और 50% केस में वो शिकार भाग जाता है। लेकिन शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है तो शेर बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत ही जोर से आवाज करता है और अपने शिकार को ये बताता है कि मैं शेर हूं, मैं आ गया हूं, भाग जाओ। और फिर भी जब वो शिकार करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 99%। मतलब अगर शेर ने किसी को शिकार के लिए चुन लिया तो 99% चांस है कि वो शिकार मरेगा, शिकार को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका शिकार कौन कर रहा है? शेर कर रहा है। अब यहाँ ये स्टोरी में ये बात सुनने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शेर तो फिर गधा है, शेर में तो अक्ल बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर शेर है और उसके पीछे का रीजन क्या है? शेर हमारे सारे शिकारों में से, जितने शिकार उसके पास अवेलेबल हैं हिरण के झुंड में से, दहाड़ करके ये पहचानता है कि सबसे हल्का या सबसे कमजोर शिकार कौन सा है। और जब वो जोर से दहाड़ता है तो क्योंकि पूरे जंगल को पता है कि शेर शिकार करने आ गया है, जो सबसे कमजोर हिरण होता है उसका सूसू निकल जाता है और शेर की मूंछ पर जो बाल होते हैं वो उसके लिए सेंसर का काम करते हैं। शेर समझ जाता है कि मेरे लिए सबसे कमजोर शिकार कौन सा है और फिर उस सबसे कमजोर शिकार को वो टारगेट करता है और 99% चांस है कि शेर उसका शिकार कर लेता है। जबकि दूसरे जानवर क्या करते हैं? आओ देखा ना ताओ देखा, चुपचाप सरकते हुए गए शिकार के पास और उसके शिकार करने की कोशिश की। आधे चांस हैं, 50% चांस है कि शिकार हो जाएगा, 50% चांस है कि शिकार नहीं होगा। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि शेर को शेर क्यों कहा जाता है। शेर को शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता जो है शिकार करने की, वो 99% होती है, इसलिए वो शेर है। उसकी स्ट्रेटेजी को समझिए कि वो सबसे कमजोर जो शिकार होता है उसको उठाता है और उस पर झपट्टा मारकर उसको धराशायी करता है और अपना शिकार प्राप्त कर लेता है। बस यही स्ट्रेटेजी आप सबको अपनानी है। तो आगे हम समझते हैं कि हम सबको कौन सा तरीका अपनाना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है इसमें कुछ यूनिट्स इतनी ज़्यादा आसान हैं, इतने चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इतनी ज़्यादा आसान हैं, इतनी ज़्यादा आसान हैं कि उनको चुटकी बजाते ही हम कवर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भी शेर बनते हैं। हमारे पापा के सपनों को पूरा करने के लिए हमको शेर बच्चा बनना है। और शेर बच्चा कैसे बनेंगे हम? हमें सबसे पहले सिलेबस को समझ करके उसमें से जो सबसे हल्का एरिया है जहां हम आसानी से शिकार कर सकते हैं, सबसे सरल जो हिस्सा है उसको पकड़ना है। और वो हिस्सा कौन सा है? पेपर एनालिसिस में आज हम यही समझने वाले हैं। इस पेपर में 2023 के पेपर में कैसे हमने चीज़ों को आसान बना लेना है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। मैं कुछ एरियाज आपको बताने वाला हूं जो शिकार करने के लिए बड़े आसान हैं, जहां आसानी से नंबर मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं उन छोटे छोटे एरियाज पर जहां से जल्दी से नंबर मिल जाएंगे। कठिन एरिया पर भी आएंगे, लेकिन शुरू में कवर करके रख लेते हैं छोटे एरियाज, क्योंकि जिन लोगों ने शेर बन के शिकार किया है उनके पास होने के चांसेस 99% हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट जो निकाले हैं, जनसंख्या। देखिए हमें सबको पता है 2019, 20, 21, 22, 23
5 पेपर हो चुके हैं नए पैटर्न पे, और सारे पेपर्स में हमेशा जनसंख्या नाम के टॉपिक से 2 प्रश्न जरूर आए हैं। 2023 में पूछे गए 2 प्रश्न मैंने आपके सामने भी रखे हैं। देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या पढ़ूं तो उसे पढ़ने और याद करने में मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में अगर मुझे 100 में से 2 नंबर मिल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मुझे पढ़ना चाहिए जनसंख्या। जनसंख्या का एक एक आंकड़ा, एक एक बात हमें याद होनी चाहिए। 2023 में हमसे पूछे गए 2 प्रश्न कौन से थे? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2010 1 से 11 के निम्नतः उच्चतम के क्रम को जमाना है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन जो व्यक्ति पढ़ करके गया होगा उसके लिए बहुत आसानी से नंबर दिलाने वाला था, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो इतिहास पढ़ने में रहा होगा, जो जियोग्राफी पढ़ने में रहा होगा, मेहनत खूब की होगी उसने भी, हम नहीं बोल रहे हैं कि उसने मेहनत नहीं की, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी खराब थी, उसकी जो दिशा थी वो गलत थी, इस कारण से उसका इस बार सिलेक्शन होने से शायद रह जाएगा। 2 बहुत आसानी से कवर होने वाले प्रश्न पीएससी ने खुद बना करके दिए। पीएससी अपने सिलेबस में हर साल इन 2 प्रश्नों को दोहराता है, प्रश्न बदल दिए जाते हैं, टॉपिक हमेशा सेम होते हैं। तो क्यों ना हमारी तैयारी का जो पहला दिन हो उसमें हम जनसंख्या के सारे एरियाज को कोड बना करके याद कर लें। आज से ही मैं अलग अलग कोड बनाकर आपको सारी चीज़ें याद कराने वाला हूँ। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद कराने का जिम्मा मेरा है। मैं आपका टीचर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सब कुछ याद कराऊँ, सारी चीज़ें समझाऊँ भी मैं। तो कोशिश कीजिए कि 2023 के बाद जो गलती हुई है वो 24 में ना दोहरानी पड़े। 24 में सबसे पहले सबसे सरल एरिया को कवर करना है। तो ऐसे 2 प्रश्न एमपीपीएससी ने दिए थे जो जनसंख्या के अंदर से पूछे गए, और दोनों के दोनों पढ़े लिखे बच्चों ने सही किए। जो बहुत मेहनत करके गए उनने कुछ ने गलत कर लिए। ऐसी गलती अब ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, खेल संस्थानों के मुख्यालय। पिछले 3 साल से रिकॉर्ड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि किस खेल संस्था का मुख्यालय कहाँ है या उसकी स्थापना कब हुई थी। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल ये प्रश्न जरूर पूछा गया है कि किस खेल संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। अब अगर इतनी हमें पता है कि एक प्रश्न जरूर आएगा और उसके बाद भी हम इस प्रश्न को ना पढ़ें तो हमसे बड़ा कौन होगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक पेज में एक लिस्ट बनानी है। मैं अपने वीडियो में आपको ये पढ़ा ही चुका हूं, सबको पता है। और भारत के खेल संस्थाओं के मुख्यालय तो इतने आसान हैं। देखिए, चेन्नई में हमें पता है शतरंज का मुख्यालय है। तैराकी मतलब जो स्विमिंग है उसका मुख्यालय अहमदाबाद में, और बाकी सारे खेल संस्थाओं का मुख्यालय दिल्ली में है। अब मध्य प्रदेश के हम याद कर लें, अंतर्राष्ट्रीय हम याद कर लें। बहुत आसान टॉपिक है ये, आधे घंटे 1 घंटे में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपने दिल से मन से इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये टॉपिक मुझे कवर करना है तो आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे। अब यहाँ कोशिश देखो, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से हमें पता है भोपाल और ग्वालियर तो होने से रहे, क्योंकि वो होते तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते। जयपुर और दिल्ली ऑप्शन में बचे हैं, दिल्ली इसका सही आंसर है। खैर ये अलग बात है कि ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन हो गया कि जयपुर होगा आंसर कि दिल्ली होगा। दिल्ली होना चाहिए आंसर, क्योंकि इसने खुद की वेबसाइट पर ये बता के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, कितना आसान सा टॉपिक है। केवल 50-60 अनुसंधान संस्थान है पूरे भारत में जो कृषि या किसी न किसी संबद्ध चीज पर अनुसंधान करते हैं, और वही क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। एक टेबल अगर बना ली जाए तो एक पन्ने का एक नोट्स बनेगा जिसमें 50-60 अनुसंधान संस्थान होंगे। देखिए, वो हट के पूछता है लिंक से,
वो ऐसे अनुसंधान संस्थान नहीं पूछता जो जनरली हो किताबों में ऊपर ऊपर छपे हुए हैं, वो थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन पूछ तो अनुसंधान संस्थान ही रहा है। पूरे भारत में केवल 50-60 अनुसंधान संस्थाएं, अगर एक लिस्ट बना लूं और आधे घंटे 1 घंटे में याद कर लूं तो मेरा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे एरियाज निकाल लीजिए जो आपको शेर बनाए, वो एरियाज आपके सामने हैं। अनुसंधान संस्थान कौन सा कहाँ है, केंद्रीय भाषा अनुसंधान जनरली सबका पढ़ा हुआ प्रश्न था, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा वो ये प्रश्न गलत करके आए हैं। ऐसे प्रश्न हमें अब गलत नहीं करने हैं, अगली तैयारी के लिए भिड़ जाओ, बहुत ताकत के साथ जोश के साथ भिड़ जाओ और आगे बढ़ते हैं। कृषि और खनिज के डाटा हर बार एमपीपीएससी बार बार रिपीट करता है। कभी वो मूंगफली का उत्पादन पूछेगा, कभी वो तांबे का उत्पादन पूछेगा, कभी वो कपास का उत्पादन पूछेगा, कभी ना कभी वो अनाज में से किसी चीज का उत्पादन पूछेगा। हर साल 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है करंट अफेयर्स के डाटा पे से कि इस साल फलाने साल तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान, कौन सा स्थान था? सबको पता है कि प्रथम स्थान था। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान था? सबको पता है, खरगोन इसका आंसर है, खरगोन में ही कपास पैदा होता है। ऐसे बहुत सरल से प्रश्न हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के, भारत के और अंतर्राष्ट्रीय के 3 पन्नों में 3 टेबल बना लें और उनको याद कर लें, करंट अफेयर्स के डाटा को इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के, तो बताइए अगर ये प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है तो हमें याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्तों, इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा इसको पहले निपटा करके अपने 2 नंबर कवर करो। देखिए, कोचिंग संस्थान जो पेपर बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एमपीपीएससी जो पेपर बनाता है। पिछले 4 सालों में हर साल ये प्रश्न पूछा गया है, कृषि के डाटा या खनिज के डाटा। हर साल इन 2 टॉपिक में से 2 प्रश्न आते हैं। हमें बस एक टेबल बनाकर याद कर लेना है। याद कराने के लिए मैं आपके पास हूँ ही, बस एक मैसेज तो करके देखिए कि सर ये याद कराना है, मैं याद कराऊंगा आपको। आज तक हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है मैंने, कोशिश करता हूँ सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। आप बोलिए तो सही कि क्या याद कराना है, मैं सब याद कराऊंगा आपको। मैं तैयार हूँ आपको सब कुछ याद कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की विभिन्न खदानों में से एक प्रश्न, जनरली पिछले 3 सालों में प्री और मेंस, ये मेंस के स्टूडेंट भी समझे, हर साल एक खदान का नाम दे करके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। या प्री में वो हमसे 2-4 खदानों में से एक आध खदान का नाम पूछ लेता है कि वो कहाँ पे। पिछली बार वो कोलार गोल्ड फील्ड पूछा था, इस बार उसने 4 खदानें दे दी और उनमें से जोड़ी बनाने के लिए क्वेश्चन हमको दे दिया। सॉलिड प्रश्न है, भारत में 50-60 ही तो खदानें हैं इंपॉर्टेंट, उनके अगर नाम याद कर लिए जाए लिस्ट बना के तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यही करना है, यही एनालिसिस होता है कि उसमें से सबसे सरल एरिया को छांट लिए जाए। देखो, पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन पास कौन होता है? जो सही तरीके से पढ़ाई करता है। सही तरीका क्या है? पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में फिर पढ़ाई करेंगे। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद एनालिसिस करते सीख जाइए। हमेशा सिलेबस पढ़ो, क्वेश्चन समझो, फिर आंसर उसकी पढ़ाई करो। सीधे किसी किताब वाले ने कुछ छापा है वो पढ़ने मत भिड़ो, उससे परीक्षा पास नहीं हो पाओगे, उससे पढ़ाई करते ही रह जाओगे। तो कितना सरल टॉपिक है, खदानों के नाम हमें याद करने, एक बार टेबल बनाकर याद कर लो, कितना सरल बात हो जाएगी, 1 नंबर आसानी से मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, मैं अपने पिछले 2-4 वीडियो में जो मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनाए हैं, बार बार चिल्ला कर समझा चुका हूँ कि हमारी एग्ज़ाम में पिछले 5 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रश्न हमसे राष्ट्रीय उद्यान पर ना पूछा हो। भले ही वो राष्ट्रीय उद्यान हो, भले ही वो अभ्यारण्य हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, है तो तीनों एक ही चीज़, लगभग एक जैसी हैं। तो उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो और उसे रट्टा मार लो, याद कर लो। मैं याद कराऊंगा आपको। मैंने पिछले वीडियो में जो पर्यावरण वाला वीडियो है, आपको तरीका भी समझाया था कि याद कैसे करना है। मैं अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग तरीके सिखा चुका हूँ याद करने के। बस इतना ही तो करना है कि टेबल उठाई और उसको याद कर लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में तैयार करके जाते, नो क्रैक,
कैसे याद करना है वो भी सिखा देता हूँ। किस चीज में क्रैक कर दो तो पानी गिर जाएगा? मेघ में। मेघ में अगर हमने क्रैक कर दिया, नो क्रैक नहीं होता, क्योंकि क्रैक हो गया तो पानी नीचे टपकेगा, तो क्रैक नहीं है तब तक बरसात, मेघ मेघ रहेगा, उसके बाद तो बरसात शुरू हो जाएगी। तो नो क्रैक से मेघालय मुझे याद था, बाकी मुझे याद नहीं था परीक्षा में, लेकिन ये मेरा आंसर सही हो गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया। बड़ा सिंपल है, कोड बनाकर आसानी से चीज़ों को याद किया जा सकता है। आज से हम शुरू करेंगे अभियान प्री में सारी चीज़ें याद कराने का। आज से मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं, नहीं तो एक दो दिन में एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको चीज़ें याद करा सकूं। आज से इसकी भी प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की साहित्यकार और उनकी बुक। पिछले 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किताब हमसे ना पूछी हो मध्य प्रदेश के साहित्यकार की, भले वो आधुनिक भारत का साहित्यकार हो, मध्यकाल का साहित्यकार हो या प्राचीन भारत का साहित्यकार हो। और इस बार तो हद कर दी, 3 प्रश्न पूछे हमसे। कितने? 3 प्रश्न पूछे हैं। कौन कौन से? मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी किताबें हैं जो किस फलाने चीज किस पर लिखी गई हैं, या ये 2 किताबें किसको फोकस करके लिखी गई? 3 प्रश्न पूछे हैं। कितनी होंगी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की किताबें? 100, 50, 60, 70 इतनी ही तो होंगी। अगर हम एक टेबल बना लें और बहुत शांति से रट्टा मार लें, तैयार कर लें, हम तैयार कर लें कोड बनाकर इसको, कंटेंट को, कि किस किताब का लेखक कौन है और उसका क्या विषय है। 60 किताबें पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, 60 किताबों के केवल नाम और लेखक के नाम याद करने हैं। बड़ा आसान हो जाएगा 1 या 2 प्रश्न आंसर करना। और इस बार तो 3 नंबर दिला दिए इस टॉपिक ने। और अगर इसको अब भी आप तैयार ना करो तो मुझे लगता है आप पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मजाक खेल रहे हैं। इस टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जनजातीय कला। अब जनजातीय कला पर हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, और मैं आपको एक और हिंट कर दूं कि जो छत्तीसगढ़ से टच कलाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पिछले 3 बार के पेपर उठा के देख लो, एक ऐसी कला पूछी जाती है जो किसी जनजाति की हो, या तो चित्रकारी की कला हो या मांडने लिपने की कोई कला हो, ये प्रश्न पूछा जाता है। और 10-20 हैं, बस 20-25 हैं। उन 20-25 के नाम याद करने की ये किसकी है। तो अगर वो तैयार कर ली तो 1 नंबर फिर से पक्का। और छत्तीसगढ़ से जो टच है उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, इनको क्यों छोड़ देते हो? तैयार करके परीक्षा में चलना है। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखो, सब लोग पता नहीं क्या पढ़ने लग जाते हैं। 1840 से लेकर के 1947 के बीच के 50-60 साल की बात है, 70-80 साल की। इन 70-80 सालों में कम से कम 20 घटनाएं हुई हैं। और टेबल बना करके अगर साल के साथ में हायरार्की अगर मैं बना लूँ ना कि 1840 में ये हुआ, 42 में ये हुआ, 47 में 57 में ये हुआ, 60 में ये हुआ, तो मुश्किल से 40 निकलेंगी। 40 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 40 घटनाएं निकलेंगी। तारीख के साथ याद कर लो किस तारीख को क्या हुआ, एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो ऐसा हमें किताब में जो लिखा है उस पर फोकस नहीं करना है। किताब वाले ने तो भर दिया है खूब सारा, उसमें वो बहुत जम के भरा हुआ है, उस पर फोकस नहीं करो। खुद का नोट्स होना चाहिए। 40 चीजें हैं, तारीख पूछनी है, सिंपल सा लॉजिक है। घटना उसकी तारीख, घटना या उसका साल। हमें यूं तो याद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। तो मध्य प्रदेश का भी तो याद कर लो, इतना ही तो काम है। इससे पीछे नहीं जाना है। इससे पीछे का इतिहास नहीं पूछा एमपी ने कभी भी, एमपीपीएससी पूछता ही नहीं है। उसके पीछे के इतिहास में कुछ और पूछा जाता है, वो अलग तरीका है, वहां अलग चीज समझाऊंगा। अभी यहां से 47 से लेकर के 57 तक, या 1840 से लेकर 1947 तक की चीज को बहुत शांति से तैयार कर लो, काम हो जाएगा 1 नंबर का। और आगे बढ़ते हैं। आयोग के अध्यक्ष। अब भी मैंने बताया आप लोगों को, क्वेश्चन क्या पूछा है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भाई कौन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? किसी को याद होगा जब उसने याद किया होगा। हमेशा एमपीपीएससी ने किसी न किसी आयोग का या राज्यपाल का या मुख्यमंत्री के नाम को पूछा है। इन 4 में से कौन है, कौन कब बना, या क्रम पूछा है, कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न पूछा है। तो अगर हमारे पास 10 या 20 आयोग दिए हैं तो उनके 10-10, 5-5 आयोग अध्यक्ष होंगे।
कोड बना करके मैं आपको याद कराने को तैयार हूं, मैं कराऊंगा आपको याद। सारे आयोग के अध्यक्ष मैं आपको बहुत शांति से याद करा दूंगा, 1 दिन का टाइम भी नहीं लगता इसको याद करने में। ऐसा प्रश्न याद हो, 1 नंबर कवर हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। ऐसी चीजें याद कर लेनी है, नोट करके रखो कि ये याद करना है और अभी से याद करना है। एग्जाम का जब 1 महीना बचेगा ना, तब दिमाग पे प्रेशर इतना होगा कि आप कर कुछ नहीं पाओगे। तैयारी करने की कोशिश खूब करोगे लेकिन कर नहीं पाते हैं याद। उस समय का याद किया हुआ याद नहीं रहता है, अभी याद करना है हमको। आगे बढ़ते हैं। खेल और नागरिक पुरस्कार, पिछले 3 साल 4 साल का टाइम शेड्यूल मिलाकर देखो कि कौन सा ऐसा साल है जब उसने मध्य प्रदेश या भारत के अवार्ड ना पूछे हो। पिछले साल विक्रम पूछा, उसके पहले द्रोणाचार्य पूछ लिया, उसके पहले कुछ और पूछ लिया, एकलव्य पूछ लिया। इस साल उसने मेजर ध्यानचंद पूछ लिया। लो भाई, बड़ा सिंपल प्रश्न था ये तो। अब हमें याद है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो याद करने हैं। और नागरिक पुरस्कार सिंपल सा था, पद्म विभूषण। बड़ा आसान प्रश्न है, अगर थोड़ा सा फोकस करते तो आंसर हो जाता। ये खैर बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को हमें दिमाग में सेट करना है कि खेल पुरस्कार और नागरिक पुरस्कार की एक लिस्ट बना लो, 1-1 पन्ने की, छोटे से कोड बना लो, आसानी से याद कर लो। मैंने अपने स्पोर्ट्स वाले वीडियो में तो आपको खेल के सारे पुरस्कार याद भी कराए हैं, उतना ही तो करना था केवल। और आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स, हम स्पीडी नाम की एक किताब उठा करके सारे इंडेक्स याद कर लेते हैं। भाई मध्य प्रदेश के इंडेक्स कौन याद करेगा? मध्य प्रदेश की स्पीडी थोड़ी है, स्पीडी तो भारत की किताब है, वो इंडिया का करंट अफेयर्स देती है। और इस बार यही किया उसने। मध्य प्रदेश के इंडेक्स में से एक प्रश्न हमेशा से आता है, या तो भारत का इंडेक्स हो या मध्य प्रदेश का इंडेक्स हो, एक प्रश्न जरूर आता है। अब से हमें ये गलती नहीं करनी है, मध्य प्रदेश के सारे इंडेक्स याद करने, भारत के सारे इंडेक्स याद करने। और मध्य प्रदेश के इंडेक्स 8-10 ही हैं, उनकी थोड़ी सी डीपनेस याद कर लो तो काम भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट करना है, याद करना है, पढ़ेंगे इसको हम अच्छे से। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों, नदियों और जलवायु, पता नहीं बच्चे कहाँ से खूब भरे पड़े हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहाड़ी पे उसने क्वेश्चन पूछा, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर? ऐसे प्रश्न पिछले 3 परीक्षा से आ रहे हैं। कभी वो सतपुड़ा पूछ लेता है, कभी वो बुरहानपुर की पूछ लेता है, कभी वो असीरगढ़ की पूछ लेता है। 10-15 पहाड़ियां हैं, केवल उनकी स्थिति मैप बना करके ड्रॉ करके याद कर लो। पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है कि कौन सी चोटी में आती है, कौन सी श्रेणी में आती है, इतना ही तो करना है। और सेम पैटर्न नदियों के साथ है, 20-25 नदी है, उद्गम स्थल, सहायक नदी और कहाँ जाके खत्म हो रही है, लंबाई। 4 पॉइंट याद कर लिए तो कहानी खत्म। पता नहीं कौन सी किताबें उलझ जाते हैं, 50 नदियां याद करते हैं, काम की एक भी याद नहीं करते। ये भी याद करना है, ये हमको पॉइंट नोट करना है कि जलवायु से एक प्रश्न, नदी से एक प्रश्न और पहाड़ी से एक प्रश्न डॉट आता है परीक्षा में। ये डन है, आता ही है, कर लो यार, मध्य प्रदेश की ही तो है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी, वैसे मैंने करंट अफेयर 7वीं यूनिट का एक वीडियो बनाया था, उसी से ये प्रश्न पूछा है, लेकिन पारिस्थितिकी जैसे टॉपिक में आपको डीप जाना पड़ेगा। यहाँ मैं ये क्वेश्चन इसीलिए डाला हूं कि यहाँ से पूछा जाता है थ्योरेटिकल प्रश्न। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल चीज पढ़नी पड़ेगी आपको, थ्योरी याद होनी चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र की। ये पॉइंट भी बहुत सरल है, जिन लोगों ने पढ़ा था उनका सबका कंप्लीट था, सबको सही हुआ आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा? निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? अब 4 ही तो ऑप्शन है, निम्न में से एक कौन सा स्थिर होगा? और वो मैंने उस वीडियो में कवर भी किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। समुद्र वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे स्थिर होता है। लेकिन ठीक है, चलो अब गलती हो गई, इस बार कम ध्यान दिया। ऐसे थ्योरेटिकल एरिया से जरूर एक प्रश्न आता है, ये हमको पता है। ये प्रदूषण वाले एरिया से थ्योरेटिकल एक प्रश्न जरूर आता है। यह पिछले 3 साल की कहानी है। यह कभी वो CO2 गैस पूछ लेता है, तो कभी उससे भी पहले वो कोई ओजोन क्षयकारी गैस पूछ लेता है। वहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पारिस्थितिकी तंत्र से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, ये हमको तैयार करना है। और आगे बढ़ते हैं। साइंस, अब देखो हमारी पूरी जो MPPSC की लॉबी है वो फिजिक्स पढ़ने में लगी हुई है, वो केमिस्ट्री पढ़ने में लगी हुई है, वो बायो पढ़ने में लगी हुई है। पता नहीं किसने सिखाया है कि ये पढ़ना है। भाई सिलेबस में भी नहीं है और ना ही पढ़ना है।
ना तो फिजिक्स सिलेबस में है, ना केमिस्ट्री सिलेबस में है, ना बायो सिलेबस में, पूछा ही नहीं जाता भैया, एक भी प्रश्न नहीं आता है। सिलेबस में है मानव शरीर संरचना, क्या है सिलेबस में? मानव शरीर संरचना, और उसी से प्रश्न आता है हमेशा, एक दो प्रश्न इसी से पूछ लेता है वो। कभी हड्डी पूछेगा, कभी उसके अंदर की कोई कोशिका या उत्तक पूछेगा, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है। तो मानव शरीर में जहां से हम खाते हैं और जहां से उत्सर्जन होता है, तब तक जितने अंग काम में आते हैं वो सारे को डिटेल में पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऐसा ही एक प्रश्न है, यह हड्डी से रिलेटेड एक प्रश्न था और बड़ा सिंपल था। फिजिक्स नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री मत पढ़ो, बायो मत पढ़ो, परीक्षा में नहीं आ रहा है तो क्यों पढ़े भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीधे मानव शरीर संरचना एक ही टॉपिक है, उस पर पढ़ लो ना। पोषण पढ़ना है वो किसी और चीज में पढ़ेंगे, यहां नहीं पूछा जाता है, साइंस से नहीं पूछा जाता उसमें प्रश्न। आगे बढ़ो। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे 4 या 5 टॉपिक हैं और इनकी एक लिस्ट है। सर्च इंजन 20, 25, 30 की एक लिस्ट है, वायरस की एक लिस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लिस्ट है। केवल 4-5 लिस्ट, 5 पन्ने का नोट्स बनेगा, 20-20 लाइनें होंगी। अगर हमने बहुत शांति से ध्यान दे करके उनको एक बार रीड कर लिया या कोड बना करके याद कर लिया कि कौन सी चीज़ वेब ब्राउज़र है, कौन सी चीज़ सर्च इंजन है, प्रश्न नहीं छूटने वाला है। पिछले 5 सालों से हर बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, कौन सी चीज़ वेब ब्राउज़र है, कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख लो उठा के। एक भी परीक्षा ऐसी रही हो जब ये प्रश्न ना आया हो। तो हमें ये करना है, हमें ये लिस्ट बना करके पूरा प्रिपेयर करना है, कोशिश नहीं करनी है, पास होना है इस बार, एक भी प्रश्न ना छूटे, लेकिन सबसे सरल एरिया सबसे पहले कवर करें, कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर, मस्जिद या महल? अगर मैं मध्य प्रदेश के, और बता दूं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के मंदिरों की लिस्ट बना लूं 50 होंगे, मस्जिदों की लिस्ट बना लूं 25 होंगी, महलों की लिस्ट बना लूं 50 होंगे, तो 100 के आसपास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। कहां पर है, किसने बनाया, 2 ही तो पॉइंट है, कहां पर है, किसने बनाया। एक प्रश्न हमेशा पूछ रहा है, वो रैंडम रिपीट पूछ रहा है, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहां पर है, और बार बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमेशा एक मंदिर उठा के परीक्षा में पूछ लेता है, कभी राम राजा मंदिर, तो कभी फलाना मंदिर, तो कभी कौन सा मंदिर, नहीं तो कोई सी मस्जिद, नहीं तो कोई सा महल, तीनों में से एक जरूर आता है और एक प्रश्न कवर हो जाता है। तो खूब मेहनत नहीं करनी है, एक लिस्ट बनाओ, फटाक से याद करो, पढ़ो नहीं, याद करो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ते हैं। तेल रिफाइनरी, 3 साल हो गए लगातार, प्री में भी मेंस में भी हर साल एक रिफाइनरी पे प्रश्न होता है। अरे पूरे भारत में टोटल रिफाइनरी ही 25 है, टोटल रिफाइनरी की संख्या 25 है, और उसमें से 3 साल में 3 प्रश्न पूछ चुका है। कितनी सड़ी खाद बात है कि हम इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं। 25 की एक लिस्ट बनाओ और याद कर लो। ऐसा नहीं इस बार आया, पिछली मेंस में भी आया था, उसके पहले प्री में भी आया था। 3 साल से 3 बार लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। टाटीपा का तेल रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भाई बहुत सरल है, 25 ही तो रिफाइनरी है, सारी लिस्ट बना करके याद कर लो ना, क्या दिक्कत है। और आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, अगर ल्यूसेंट में दी गई संस्थानों की लिस्ट भी याद कर लेते तो ये दोनों प्रश्न कवर हो जाते। नाबार्ड की स्थापना कब हुई और सिडबी की स्थापना कब हुई? तो क्यों ना अर्थव्यवस्था की जितनी संस्थाएं हैं, सिडबी हो, आरबीआई हो, फलानी हो, ढिमाकी हो, सारी संस्थाओं को एक टेबल बना करके याद कर लिया जाए। और वो टेबल अगर याद कर ली तो 1 या 2 प्रश्न तो इस टॉपिक से नहीं छूटने वाले हैं। खूब मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इकोनॉमिक्स के डाटा, इकोनॉमिक्स की चीजें। भाई सरल प्रश्न तो बन नहीं रहे हैं, पहले ये कवर करो, फिर टफ पे डालेंगे ना, तब भी याद करेंगे, तब भी पढ़ेंगे, लेकिन सरल सी चीजें तो याद हो आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जनजातीय व्यक्तित्व, पिछली 5 परीक्षाओं से कभी ऐसा ना हुआ कि कोई जनजातीय व्यक्तित्व से प्रश्न ना पूछा हो। भीमा नायक, सरल प्रश्न है भाई, एक ना एक जनजातीय व्यक्तित्व, 20 ही तो हैं, 15-20 जनजातीय व्यक्तित्व हैं। जन्म कहाँ हुआ, कब लड़ा, कौन से युद्ध में भाग लिया, बस इतना ही याद करना है। जनजातीय व्यक्तित्व की एक लिस्ट बना लो, फटाफट तैयार कर लो, याद कर लो। याद करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद कर लो, काम हो जाएगा।
इतने सरल सरल टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब मैं एक पॉइंट बताता हूं, देखो चाहो तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं एक प्रश्न आपको दिखाना चाह रहा हूं जो बार बार परीक्षा में पूछा गया, रीजन बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे क्यों जाते हैं। देखो हमसे एक प्रश्न पूछा था उसने कि जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? उसका दिमाग खराब था? नहीं भाई, ये जो इसका आंसर है ना, सी रंगराजन, इन्होंने 2023 में किताब लिखी। किताब का नाम है फॉक ऑन द रोड, और किताब फेमस हो गई। अब आदमी को किताब का नाम पूछना था, सारे बच्चे परीक्षा में किताब पढ़ने चले गए, करंट अफेयर्स पढ़ के गए, लेकिन ये कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये नहीं पढ़ा। उसने पूछा उल्टा प्रश्न। आजकल पैटर्न इस तरीके का होने लगा है कि जो करंट अफेयर्स की चीजें होती हैं उनसे रिलेट करके बैक चीजें पूछी जाती है। अब हमारे बस की तो है नहीं कि एक एक लाइन करंट अफेयर्स की नोट करें, तो इससे अच्छा है सारे अध्यक्ष नोट कर लिए जाए ना, सारे अध्यक्ष मेमोराइज कर लो, याद कर लो, इतना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि आप सबसे शेयर करना चाहिए, संविधान। हमारी जो 100 नंबर की परीक्षा है, उस 100 नंबर की परीक्षा में 25 नंबर दिलाने वाला एकमात्र सब्जेक्ट है संविधान। कैसे? देखो 10 नंबर की तो एक यूनिट बना रखी है संविधान के ही नाम से, जिसमें से 8 प्रश्न संविधान से और 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछता है। 5 नंबर का एक पार्ट यूनिट के रूप में मध्य प्रदेश का संविधान है, या मध्य प्रदेश के संविधान से पूछ लेता है, ये भी है। और 10 नंबर की एक यूनिट आयोग की बना रखी है। असली में ये जो आयोग हैं ये हैं कहाँ? संवैधानिक आयोग तो हमारे संविधान के अंदर ही हैं, और बाकी के भी लगभग उससे जुड़े उड़े हुई ही। तो ये 25 नंबर कवर कर लेता है एकमात्र सब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने संविधान से ही क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई सब्जेक्ट दिलाता है तो वो संविधान दिलाता है। 100 नंबर की परीक्षा में 25 नंबर केवल संविधान दिला देता है, 25 नंबर एमपी दिला देता है, बाकी जनरल नॉलेज से थोड़ी पढ़ाई कर लो तो 75 हो जाता है। बड़ा आसान है इस परीक्षा को पास करना। मैंने अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, और ये समझाने की कोशिश की कि अब पढ़ाई करो तो चुपचाप पढ़ाई करने मत बैठना, कोई किताब या नोट्स मत पढ़ना, या मेरे जैसे किसी यूट्यूबर को या कोई यूट्यूब पे वीडियो तो उसको भी बहुत ध्यान से मत देखना। पहले एनालिसिस करना, एनालिसिस करके कोई समझाए कि कैसे करना है तो वो देखना। आपको नहीं आता एनालिसिस करते, किसी और से सीखो, लेकिन बिना एनालिसिस के एग्जाम की तैयारी करने पे फेल हो जाते हैं बच्चे। 100% जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके क्वेश्चन सर्च कर लो कि कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आते भी हैं कि नहीं। अगर उससे प्रश्न नहीं आते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आते हैं तो समझो कि कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना है, सीधे पढ़ना नहीं है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं आपको एनालिसिस करके बता चुका हूं। आप लोग ध्यान रखिए, आज से एक नई जर्नी शुरू करते हैं 2024 की, और आज से कोशिश करेंगे कि 2024 को हम बहुत आसानी से क्रैक कर पाएं। अलग अलग तरीके से मैं एनालिसिस करके आपको सिखाऊंगा। आज से छोटे वीडियो बनाना शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को फटाफट चीज़ें याद करा सकूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।